हेलो एवरीवन, मैं आदित्य झा भैया, आपका फिजिक्स मेंटर विद्या मंदिर क्लासेस से। हम लोग रिवीजन कर रहे थे रोटेशनल डायनेमिक्स की। हम लोगों ने कुछ चीजें कर लिया है रोटेशन में, और कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार चीजें, मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, इंटरेस्टिंग और मजेदार, जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट है रोटेशन का, वो अब हम लोग और करने जाएंगे और काफी अच्छे से समझ के करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया है? हम लोगों ने समझा है कि क्यों रोटेशनल डायनेमिक्स जरूरी है पढ़ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, प्योर ट्रांसलेशन क्या होता है, प्योर रोटेशन क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, और टू इज इक्वल टू आई अल्फा वाले इक्वेशन का इस पे कुछ सवाल हम लोगों ने कर रखे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग एनर्जी देखेंगे, हम लोग काइनेमेटिक्स देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन का एनालिसिस करेंगे, हम लोग एंगुलर मोमेंटम समझेंगे, हम लोग टॉपलिंग समझेंगे, तो हम लोग टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन समझेंगे। तो काफी कुछ है, काफी इंटरेस्टिंग होगा और काफी इंपॉर्टेंट है ये रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर। काफी सवाल आते हैं जेईई मेन में, काफी सवाल आते हैं जेईई एडवांस में, तो खूब मजे से करेंगे और समझ के करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अच्छे से समझो, तो आई वुड विश कि आप लोग थोड़ा ध्यान से इस पार्ट को करो, क्योंकि इसको ध्यान से करना काफी जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में एनालिसिस करते हैं कि अलग अलग पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या होगा, और कहीं से बैठ के देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन, मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताया था पेन फाइट वाला और रोलिंग वाला। ठीक है, अब मैं इसका एनालिसिस करने वाला हूं, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का। तो हमने एक रैंडम सा बॉडी ले लिया उसी तरीके से। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास ये कह दिया, चलो भाई ये COM है, इसकी एक वेलोसिटी VCOM हो गई भाई। ठीक है, इसके अबाउट ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, तो ये एक रिजिड बॉडी हो गया, इसका एक V सेंटर ऑफ मास हो गया, इसके अबाउट, यानी ये आगे भी मूव कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। यानी अगर ये पेन को देख ले तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का कोई सिस्टम है। इसमें अपने को कोई पॉइंट में P ले लेता हूं, यहां इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट P। तो अगर मैं इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करूं, ठीक है, और मैं यहां बैठ जाऊं, चलो भाई यहां बैठ जाते हैं, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। अब सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो क्या है, हम रिजिड बॉडी का कंस्ट्रेंट क्या है भाई, कि सारे ऑब्जेक्ट सेम दूरी पे दिखेंगे। अगर याद करो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मोशन ऑफ ए पॉइंट सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। तो मैं अगर यहां पे बैठ गया और इसी प्लेन में मोशन अगर हो रहा है, तो मेरे को इस रिजिड बॉडी पे हर पॉइंट सर्कल में जाता दिखेगा, दिखेगा ना। अब सर्कल में जाता दिखेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहां बैठ के अगर देखेगा जो बंदा, उसको इसकी वेलोसिटी, अगर ये दूरी r है तो ये वेलोसिटी ओमेगा r होगी, और ओमेगा r इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आई बात? तो जो बंदा सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ है उसको इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर दिखेगी और इस लाइन के परपेंडिकुलर दिखेगी। तो ये जो वेलोसिटी ओमेगा आर आई, वो क्या आया, ये जो वेलोसिटी आया ये है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर देखेंगे तो अपने को ये वेलोसिटी दिख रही है। ठीक है, लेकिन अगर अपने को P पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए तो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में क्या पर रखा है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू COM प्लस वेलोसिटी ऑफ COM। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ COM ये जोड़ देंगे तो हमको P की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब COM ऐसे मूव कर रहा है तो ये वाला वेलोसिटी हम लोग यहां पे लिख देते हैं, ये VCOM हो गया। ठीक है, अब मान लो कि ये एंगल अपने को किसी तरीके से कुछ ऐसा दिया हुआ है जिससे ये एंगल पता है, हम देखेंगे कि कई ज्योमेट्री में पता चल जाता है ये एंगल, तो ये एंगल पता है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होने वाला है वही, अगर मान लो कि अगर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो ऐसे ऐसे, तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होने वाला है वही तो VP होने वाला है ना।
तो वीपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वीपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वीपी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वीपी विथ रिस्पेक्ट टू सीओएम का स्क्वायर भाई, प्लस वीसीओएम का स्क्वायर प्लस 2vp विथ रिस्पेक्ट टू सीओएम इंटू वीसीओएम का रूट ओवर, ये हो जाएगा। तो यही इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अब एक और खास बात, क्या अगर हम सेंटर ऑफ मास पे ना बैठे, हम किसी और पॉइंट पे बैठे, तो दूसरा पॉइंट कैसे जाता दिखेगा, अरे तब भी वो सर्कल में जाता दिखेगा। आप किसी भी पॉइंट पे बैठ जाओ तो दूसरा पॉइंट सर्कल में जाता दिखेगा। अब एक खास बात है कि जब हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन को एनालाइज करते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन को एनालाइज कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज। वन ऑफ द वे which is most widely used and most conventional is that you can write combined translation and rotation as motion of entire body with velocity of cum, motion of entire body with velocity of cum plus rotation about cum, रोटेशन अबाउट सीओएम। तो ये बस केवल एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बहुत फैमिलियर और बहुत कन्वेंशनल सा तरीका है और काफी आसान कर देता है प्रॉब्लम्स को कि जब कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में है तो उसको हम दो मोशन का सुपरपोजिशन मान सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द इंटायर बॉडी विथ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास विथ सम एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एक बात हो गई। अब हम इसी में एक और पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अपना बॉडी था वही पुराना वाला बॉडी जिसमें इस पॉइंट की सम VCOM थी वेलोसिटी, ठीक है, और यहां पे कोई पॉइंट हमने P लिया था, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी हमने ये ओमेगा आर, ये लेट से ओमेगा आर में मैंने छोटा सा आर लिया था, छोटा आर, ये अगर आर है, ये वाला 90 डिग्री था और यहां VCOM लिया था, तो हमने P की वेलोसिटी निकाली थी। तो अगर मान लो कि इसमें मैं कोई अगर यहां कोई एक पॉइंट ले लूं जहां पे दूरी ओमेगा, जहां पे दूरी लेट से, हाँ, मैं यहां एक पॉइंट ले लूं यहां कहीं, सच दैट ये वाला दूरी बेटा क्या है R1, ये वाला दूरी क्या है R1। मैं इसी बॉडी पे या इस बॉडी के बाहर भी, जरूरी नहीं है इसी बॉडी पे, इस बॉडी के पे या इस बॉडी के बाहर मैं एक ऐसा पॉइंट R1 लेता हूं जिसको मैं कोई पॉइंट P प्राइम बोल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे बैठ के देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी भाई, देखो बताना, यहां पे बैठ के देखेंगे तो कैसे दिखेगी। अब इसके अबाउट तो ये ओमेगा से घूम रहा था, तो ये ऐसे, मैंने ऐसे ही लिया था ना पिछले स्लाइड में, एक बार देख लेता हूं। नहीं मैंने उल्टा लिया था, ओमेगा ऐसे लिया था, ठीक है, तो सॉरी, ये मैं इसका रोटेशन का डायरेक्शन ऐसे लेता हूं, ऐसे। तो यहां पे जो है, यहां पे बैठ के जो देखोगे तो ओमेगा R1 आपको ऐसे दिखेगा, ओमेगा R1 इधर दिखा, ओमेगा R1 पीछे दिखा। अब इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब जोड़ोगे ताकि VP प्राइम की वेलोसिटी निकले, तो हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट व्हेन यू ऐड VP प्राइम जब निकालो तो दैट इज VP प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू COM प्लस वेलोसिटी ऑफ COM जब आप लिख रहे हैं तो देयर इज ए चांस, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री पे हो गए हैं तो इनका सम पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो हो जाए। इफ जीरो, इफ अगर ये जीरो होगा तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, ICR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर ये पॉइंट अपने को मिल गया है जो कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो इससे हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को सीधे ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं। जैसे अगर ये मान लीजिए ICR हो गया है और यहां पे अपने को कोई पॉइंट Q है, इसकी वेलोसिटी अगर निकालनी है और ये दूरी R2 है, तो ये ओमेगा R2 हो जाएगा, सिंपली ओमेगा R2 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा पॉइंट होता है, बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि जो सवाल ICR से बनते हैं वो और बाकी तरीके से भी बन सकते हैं।
तो वो ऐसा पॉइंट जो बॉडी जो भी बॉडी है कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में, उस बॉडी पे कोई ऐसा पॉइंट जो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे हो, वैसे पॉइंट को हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, और वहां से हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं सिंपली ओमेगा आर, क्योंकि उस समय के लिए उस पॉइंट के अबाउट वो पूरा बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को काइनेमेटिक्स पता चल गया कि कैसे हम लोग निकालते हैं किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जैसे मैंने बताया कि ये सुपरपोजिशन है दो तरह के मोशन का, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन को हम क्या लिख सकते हैं, हम दो चीजों का सम लिख सकते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये एक तरीका है लिखने का, और तरीका है लिखने के हम क्या कर सकते थे, जैसे अभी हमने क्या कहा कि आईसीआर के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, तो इसको हम टोटल काइनेटिक एनर्जी को हाफ आई अबाउट आईसीआर इंटू ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग तरीके हैं, हम लोग इस तरीके से ही 90% सवाल बना लेते हैं, तो ये तरीका आप समझेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक बार समझेंगे इसको। मान लीजिए कि अपने पास ग्राउंड है और यहां पे एक रिंग है, और ये रिंग v वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ओमेगा से रोटेट हो रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया भाई, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल हाफ आई सी ओ एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये जो पार्ट है ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पे खास बात है कि जब मैं ये लिखा हूं तो यहां पे ये जो आई है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, तो इन केस ऑफ रिंग ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रोलिंग क्या होता है भाई। रोलिंग जनरली जो डिफाइन होता है वो स्फेरिकल ज्योमेट्री के लिए होता है, सर्कल, रिंग, डिस्क, स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इनके लिए। तो यहां पे अगर मैं लेट्स से कि मैं एक स्फेयर ले रहा हूं, एक स्फेरिकल बॉडी ले रहा हूं, ये दोनों कांटेक्ट में ही है, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए बनाया है ताकि हम एनालाइज कर पाए। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं, और यहां पे जो एक कॉमन पॉइंट है P प्राइम, तो P एंड P प्राइम आर कोइंसिडेंट पॉइंट। यहां पे मैं नोट डाल के लिख रहा हूं P एंड P प्राइम आर कोइंसिडेंट। ठीक है, उनको अलग अलग नहीं लीजिएगा। ठीक है, कोइंसिडेंट पॉइंट्स। ठीक है, जिसमें P प्राइम जो है बिलोंग कर रहा है स्फीयर पे। मान लो कि ये स्फीयर है, ये VCOM से जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंट पॉइंट्स है। समझ में आई बात। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम रोलिंग, प्योर रोलिंग कब डिफाइन करते हैं। ए बॉडी, ए स्फेरिकल ज्योमेट्री इज सेड टू बी इन प्योर रोलिंग व्हेन spherical geometry is said to be in pure rolling when Vp is equal to Vp prime। जब Vp और Vp प्राइम इक्वल हो जाए, there is no relative motion at point of contact। जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पे अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो हम उसको प्योर रोलिंग बोलेंगे। ठीक है, कुछ लोग बोल देते हैं V इक्वल टू ओमेगा आर होता है। नहीं भाई, जब Vp और Vp प्राइम, Vp क्या है, बॉटम मोस्ट पॉइंट जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे है, कोइंसिडेंट जो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, वो पॉइंट और ग्राउंड वाला पॉइंट दोनों का जब वेलोसिटी सेम हो जाएगा
तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर रोलिंग। तो Vp इज इक्वल टू Vp प्राइम। अब देखो इस केस में ये ग्राउंड फिक्स्ड है, इफ ग्राउंड इज फिक्स्ड, इफ ग्राउंड इज फिक्स्ड, अगर ग्राउंड फिक्स्ड है, अगर ग्राउंड फिक्स्ड है, अगर ग्राउंड फिक्स्ड है तो क्या होगा, Vp विल बी इक्वल टू 0 भाई। ठीक है, Vp प्राइम क्या होगा, Vp प्राइम अभी हम लोगों ने देखा था VCOM माइनस ओमेगा आर, ये हो गया। ठीक है, VCOM माइनस ओमेगा आर हो गया। तो अगर Vp प्राइम 0 है, Vp 0 है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या हो गई, VCOM इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। लेकिन अगर मान लो कि इफ दिस Vp वाज नॉट इक्वल टू 0, इफ Vp वाज नॉट इक्वल टू 0 एंड Vp वाज सम V नॉट आई कैप, ठीक है, कुछ V नॉट आई कैप था, तो उस केस में प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होता, प्योर रोलिंग होता, क्या होता बताएंगे साहब, Vp प्राइम इज इक्वल टू V नॉट आई कैप। और Vp प्राइम को क्या लिखते हैं, VCOM आई कैप माइनस ओमेगा आर आई कैप इज इक्वल टू V नॉट। ये कंडीशन हो जाती है अपनी प्योर रोलिंग की। ठीक है, अब अगर ग्राउंड रेस्ट पे है, इफ आप समझिए, इफ Vp प्राइम इज ग्रेटर देन Vp, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, और बॉडी पे, यहां पे स्फीयर जो भी बॉडी है, फ्रिक्शन इसमें कहां लगेगा, पीछे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ ऑन बॉडी, ऑन बॉडी, और आगे की तरफ ऑन ग्राउंड। ठीक है, ऑन ग्राउंड, इसको फॉरवर्ड स्लिपिंग कहते हैं। इफ, अब देखिए, इफ Vp इज लेस देन Vp प्राइम देन बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, ये हो गया बैकवर्ड स्लिपिंग। यहां पे क्या होगा, यहां पे बॉडी पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आगे की तरफ ऑन बॉडी एंड पीछे की तरफ ऑन ग्राउंड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे फ्रिक्शन लगता है ये भी आपको सिखा दिया मैंने। ठीक है, सबको समझ में आई बात, ओके। अब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी से देख लिया, प्योर रोलिंग समझ लिया, स्लिपिंग समझ लिया। अब हम लोग एक बार ये समझ लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना करके, कि हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, यहां पे एक मैंने ये बना दिया, यहां पे एक रिंग ले लिया, मान लीजिए ये VCOM है। ठीक है, यहां पे ओमेगा से घूम रहा है, तो अलग अलग पॉइंट ले लेता हूं, एक मान लो, 2 3 4 5 6, ये ले लिया। ठीक है, तो यहां वाला पॉइंट है। ठीक है, अगर मान लो कि यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे वेलोसिटी हो जाएगा VCOM प्लस ओमेगा आर। ठीक है, VCOM भी आई कैप, ओमेगा आर भी आई कैप, ये हो गया V1। V2 में क्या हो जाएगा, ओमेगा आर ऐसे हो जाएगा भाई, VCOM ऐसे हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे, ये वाला एंगल ले लेंगे। ठीक है, यहां पे आएंगे तो VCOM ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा आर ऐसे हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो V3 आ जाएगा, V3 ऐसा आ जाएगा कुछ यहां। ठीक है, ये V3 हो गया वेक्टर सम करके। इसी तरह से V4 पे आएंगे तो VCOM इधर हो गया, ओमेगा आर ऐसे हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कुछ अल्फा है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा V4। ठीक है, यहां पे आएंगे VCOM इधर, ठीक है, ओमेगा आर पीछे। ठीक है, तो VCOM माइनस ओमेगा आर हो जाएगा यहां पे। ठीक है, ऐसा ही जरूरी नहीं है, यहां पे देख लीजिए, ये पॉइंट में आर नहीं है, ये मान लो L लेंथ है, तो यहां पे ओमेगा आर ऐसे हो गया, ओमेगा L ऐसे हो गया, VCOM ऐसे हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कुछ θ1 हो गया, तो V6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V6 इज इक्वल टू ओमेगा L वेक्टर प्लस VCOM वेक्टर। फिर ऐसे इनको जोड़ करके किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में है। ठीक है, आप लोगों को आई होप यू पीपल वुड हैव अंडरस्टूड कि क्या है। अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन देख लिया। ठीक है, हम लोगों ने टॉर्क समझ लिया था। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं पहले एंगुलर मोमेंटम बहुत सिंपल सा बता रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम
ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, डिस्क्रीट यानी पॉइंट मास, डिस्क्रीट पार्टिकल, ठीक है, छोटे से पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लेते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल यहां पे mv वेलोसिटी मोमेंटम से घूम रहा था, पार्टिकल p है, यहां ओरिजिन के अबाउट लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया ये। तो एंगुलर मोमेंटम L इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ऑलवेज नोट डालना है, ऑलवेज डिफाइंड अबाउट ए रेफरेंस पॉइंट, ऑलवेज डिफाइंड अबाउट रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट ही डिफाइन करते हैं, ठीक है, कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए उसी के अबाउट डिफाइन करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अगर इस पार्टिकल का, पॉइंट पार्टिकल हैविंग मास m का अगर लिखना हो तो LO इज इक्वल टू आर पी, ये पोजीशन वेक्टर जो p का है RP क्रॉस MV, ये हो जाएगा। अब देखिए RP वेक्टर और MV वेक्टर के बीच में एंगल ये थीटा है, ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा RPMV साइन थीटा, और एंगल क्या होगा, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा माइनस के कैप आ गया, ठीक है, यहां माइनस के कैप आया। अब देखिए RP साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला जो लेंथ है ये क्या है RP साइन थीटा ही तो हुआ कि नहीं हुआ, ये थीटा हो जाएगा ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हो गया तुम्हारा, मान लो कि ये लेंथ L है, तो ये हो जाएगा LMV साइन थीटा माइनस के कैप। और ये खास बात देखो भाई, क्या खास बात है कि यहां एंगुलर मोमेंटम अबाउट O नहीं बदल रहा है अगर ये स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ये अभी यहां था, किसी और पॉइंट पे यहां आ जाए, ठीक है, फिर आप लीजिएगा R P प्राइम, मान लीजिए P प्राइम पॉइंट है, तो P प्राइम साइन थीटा फिर से वही आ जाएगा। तो अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदल रहा है, क्योंकि RP साइन थीटा इज ऑलवेज L, और डायरेक्शन इनटू द प्लेन आ रहा है, माइनस के कैप आ रहा है, तो कुछ नहीं बदल रहा है। तो हमने डिस्क्रीट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखा कैसे लिखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक कंटिन्यूअस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। मैं प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि प्रूफ करने में काफी टाइम लग जाएगा, मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं। तो मान लीजिए कि यहां पे कोई एक बॉडी है जिसका ये सेंटर ऑफ मास है और ये VCOM से जा रहा है, ठीक है, और इसका एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। तो इसका अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O लिखना है, LO लिखना है, तो ये आप लोग जानते हैं दैट कम्स आउट टू बी RCOM, वेयर RCOM इज दिस RCOM। मैं इसको मैं कैपिटल में लिख लेता हूं RCOM, ठीक है, और ये लिखूंगा मैं RCOM क्रॉस M, इसका टोटल मास अगर M है MVCOM, RCOM प्लस MVCOM प्लस ICOM ओमेगा, ICOM ओमेगा, ये होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये वाले को क्या कहते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। अब खास बात समझो कि ये जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं वो किसके लिए लिख रहा हूं, इट्स फॉर एन एक्सटेंडेड बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम हमने ऐसे लिख दिया। एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन ये आया, ठीक है, फॉर अ एक्सटेंडेड बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन ये आया। अब खास बात क्या होती है, जो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे डाल देते हैं, ठीक है।
रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो टो इज इक्वल टू dl बाई dt होता है, ठीक है। अब अगर आप टो देखो तो टो को अगर आप L देखो तो L को हम लोगों ने क्या लिखा था, L को लिखा था RCOM क्रॉस MVCOM, ये लिखा था, प्लस ICOM अल्फा, ठीक है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो dl बाई dt तो ये अपने पास आ जाएगा RCOM का डिफरेंशिएशन दो बार करेंगे, देखिए मैं आपको पूरा लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट करिएगा तो एक बार VCOM इंटू MVCOM आएगा जो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, और एक बार क्या आ जाएगा, RCOM को कांस्टेंट लेंगे, MVCOM का डिफरेंशिएशन MA आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास RCOM क्रॉस Fnet, MA को क्या लिख दिया Fnet, प्लस ICOM, सॉरी यहां पे ओमेगा था, I ओमेगा था, तो ICOM अल्फा, ये हो गया। तो ये होता है टॉर्क हुआ, यानी किसी बॉडी पे, कोई बॉडी है, इस पे मल्टीपल फोर्सेज लग रहे हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। ये F1 लग रहा है, ये F2 लग रहा है, ये F3 लग रहा है, ये F4 लग रहा है, और टॉर्क हम इस पॉइंट के अबाउट लिखना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये इसका कोई सेंटर ऑफ मास होगा COM, इन सब का वेक्टर सम, इन सारे फोर्सेज का वेक्टर सम यहां पे लगा देंगे, और ये RCOM लिख देंगे, RCOM इंटू Fnet कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट Fnet, F1 प्लस F2, यहां पे सारे फोर्सेज लिख देंगे, मान लो कि Fnet ये आता है, इन सबको जोड़े तो Fnet कुछ ये आ गया Fnet, तो RCOM क्रॉस Fnet और प्लस ICOM, यानी इस पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्रॉस इंटू अल्फा, ये होता है टॉर्क। अब देखो, अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही अगर टॉर्क लिख रहे हो तो RCOM क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या बच जाएगा ICOM अल्फा। तो टॉर्क अगर आप किसके अबाउट लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ओनली, देन RCOM विल बिकम जीरो एंड यू कैन राइट ओनली ICOM अल्फा। या आप किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो जो कि खुद फिक्स है, फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो उसके अबाउट उस एक्सिस का वो जो पॉइंट है जिसके अबाउट आप लिख रहे हो, मान लो कि एक ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, जो यहां हिंज्ड है और इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस पे जो टॉर्क आएगा वो I अबाउट दिस हिंज, I हिंज इनटू अल्फा इज इक्वल टू द नेट टॉर्क, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में बहुत अच्छे से रिलेशन समझ में आ गया, टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखना समझ में आ गया। एक खास बात, अगर ये रिलेशन आता है तो अगर इफ टो इज इक्वल टू जीरो, this implies dl is equal to 0, this implies L initial is equal to L final, यानी ये क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। एब्सेंस, जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन क्या है, ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो एक हम लोग जो है केस कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे, बहुत कन्वेंशनल सा सवाल है, वो करता हूं, फिर आपको ब्लॉक और रॉड का कोलिजन समझाऊंगा, फिर आगे एक और सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पे लेट्स से कि मैं एक ये ग्राउंड लिया, ठीक है, इस पे एक ये लिया जिसको मैंने एंगुलर वेलोसिटी कोई ओमेगा, एक स्फीयर लिया जिसको मैंने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देकर के छोड़ दिया, सॉलिड स्फीयर, ठीक है भाई, सॉलिड स्फीयर लिया, ठीक है। तो मैं आप लोगों से सबसे पूछ रहा हूं कि जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा तो इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी। वंस इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो लेट्स ट्राई एंड एनालाइज कि क्या हो रहा है। आपने एक सॉलिड स्फीयर को ग्राउंड पे रखा जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ म्यू है, ठीक है, ओमेगा देकर के छोड़ दिया सॉलिड स्फीयर को, तो भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या आई, इसकी रेडियस आर है तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर आई,
तो भाई ये ग्राउंड के रिलेटिव पीछे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, फ्रिक्शन भाई आगे आ जाएगा, फ्रिक्शन आगे आ जाएगा, फ्रिक्शन आगे आ जाएगा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक, फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, म्यू एम जी हो जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू, इसका मास अगर m है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होगा, तो ये जो म्यू एम जी लग रहा है वो क्या करेगा, उसको उधर धक्का देगा, उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में बढ़ाएगा। क्या करेगा, ये जो ओमेगा है, ओमेगा को कम भी करेगा, ओमेगा को कम करेगा और वेलोसिटी राइट की तरफ बढ़ाएगा। तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जहां पे आके यहां पे कुछ VCOM आ जाएगा और कुछ ओमेगा प्राइम आ जाएगा, जहां पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। बहुत अच्छी बात है भाई, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। तो अब मैं देखता हूं क्या हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, देखते हैं हम लिख सकते हैं कि नहीं। हम देखते हैं फोर्सेस क्या क्या आ रहा है भाई, mg आ रहा है भाई, ठीक है, नॉर्मल आ रहा है भाई, नॉर्मल आ रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है, हाँ फ्रिक्शन भी आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्या आ रहा है, यहां पे mg आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल आ रहा है, फ्रिक्शन तो अब नहीं आ रहा है क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वो कंडीशन है जहां VCOM इज इक्वल टू ओमेगा प्राइम क्रॉस r हो गया। तो ये वाला बात है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं, मैं कलम चेंज कर देता हूं, कलर यहां पे लाल ले रहा हूं और ये वाला पॉइंट बोल रहा हूं, अगर ये वाला पॉइंट लूं तो इसके अबाउट क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, देखते हैं भाई। कोई फोर्सेज नहीं, mg भी इसी से पास कर रहा है, नॉर्मल भी इसी से पास कर रहा है, फ्रिक्शन भी इसी से पास कर रहा है। बाद वाले पॉइंट पे जाते हैं तो mg और n इक्वल है, mg का टॉर्क अबाउट दिस एंड नॉर्मल का टॉर्क अबाउट दिस विल कैंसल आउट, तो कोई टॉर्क नहीं है इस पॉइंट के अबाउट। देखिए इस पॉइंट को मूव नहीं करना है, ये धरती का पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं। तो नॉर्मल का टॉर्क नॉर्मल और mg का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट आके 0 हो जाएगा और फ्रिक्शन नहीं है। आप कहोगे सर जब v इक्वल टू ओमेगा आर हो गया तब तो फ्रिक्शन नहीं है, उससे पहले तो फ्रिक्शन था। तो अरे यार उससे पहले वाले पॉइंट पे आओ, फ्रिक्शन है तो ग्राउंड के अलोंग ही होगा ना, तो फिर इस पॉइंट से ही पास कर जाएगा ना, तो कोई टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क नहीं आएगा तो क्या कंजर्व कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट। तो यार इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं भाई, पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखते हैं क्या है इस पॉइंट के अबाउट, हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो भाई मैंने क्या बताया था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम Li शुड बी इक्वल टू LF होना चाहिए। तो इनिशियल क्या है, R क्रॉस MV सेंटर ऑफ मास, तो इसका V सेंटर ऑफ मास तो 0 है, तो R क्रॉस MV सेंटर ऑफ मास में 0 डाल दो, प्लस I सेंटर ऑफ मास ओमेगा, स्फीयर है तो 2/5 m r स्क्वायर और ओमेगा 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 ऐसे इनटू द प्लेन माइनस k कैप, 2/5 ओमेगा माइनस k कैप। ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब भाई फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के लिए दोस्त ये देखो r क्या होगा, r तो ये होना है, r ये होना है, ठीक है, एंड v सेंटर ऑफ मास ये है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, लेकिन r क्रॉस v सेंटर ऑफ मास ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा याद है, अभी एग्जांपल करके दिखाया था ओरिजेंटल मूविंग बॉडी के लिए। तो r ये v सेंटर ऑफ मास के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके ये वाला लाइन बन जाएगा। तो जब हम लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम फाइनली, तो r क्रॉस mv सेंटर ऑफ मास जब लिखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो गया r, mv सेंटर ऑफ मास, ये देखते हैं डायरेक्शन इनटू द प्लेन माइनस k कैप, ठीक है, एंड i ओमेगा, तो i ओमेगा, i फिर से 2/5 m r स्क्वायर, ओमेगा की जगह ओमेगा प्राइम। अब एक और खास बात है, इस v सेंटर ऑफ मास और ओमेगा प्राइम में रिलेशन है। यहां का जो v सेंटर ऑफ मास है वो ओमेगा प्राइम r है, इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं अपना v सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन। क्या कोई और तरीका था सर बनाने का? हाँ और तरीका था बनाने का। क्या तरीका था बनाने का भाई? तरीका ये था कि फ्रिक्शन F इज इक्वल टू हम लिख देते हैं ma, F की वैल्यू क्या लिखते हैं, म्यू mg लिखते हैं, ठीक है, तो अपना एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू म्यू जी, ठीक है, तो इधर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा होता, तो वेलोसिटी का क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी म्यू जी इंटू टी होता, वेलोसिटी ये होता किसी टाइम पे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता, टॉर्क देखते हैं, टॉर्क लिखते तो क्या आता, आर क्रॉस म्यू एम जी, ये हो गया टॉर्क,
इज इक्वल टू आई अल्फा 2/5 m आर स्क्वायर अल्फा। इससे हम अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा निकलता, अल्फा एक बार आ गया तो हम ओमेगा को क्या लिखते हैं, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा इंटू टी। अब अपने को पता है ओमेगा फाइनल किसी समय पे ये है, वेलोसिटी ये है। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या हो गई, यहां पे ग्राउंड फिक्स्ड है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यानी म्यू जी इंटू टी, ये वेलोसिटी हुआ, इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा आर क्या है, ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी इंटू आर। ओमेगा इनिशियल की वैल्यू ओमेगा है दोस्त, अल्फा की वैल्यू यहां से निकली। टाइम जो है दोनों में कटेगा और टाइम की वैल्यू आ जाएगी। टाइम की वैल्यू आएगी कि किस टाइम पे प्योर रोलिंग होगा, किसी भी एक्सप्रेशन में डाल देंगे और निकल जाएगा। तो हम लोगों ने फोर्स काइनेमेटिक्स लगा के भी इसको बना सकते थे और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी बना सकते थे। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल हम लोग वो देखते हैं जहां पे रॉड का कोलिजन हो रहा है बॉल के साथ और उसमें एंगुलर मोमेंटम का एनालिसिस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई सिचुएशन क्या है कि अपने पास एक रॉड है। ठीक है दोस्त, प्यार से समझेंगे, ये COM है। ठीक है, रॉड को रेस्ट पे लेते हैं। ठीक है, यहां पे इससे L/4 दूरी पे एक मास M मास आ रहा है, रॉड का भी मास M ले लेते हैं, लेंथ L लेते हैं, ये ऐसे आ रहा है और यहां टक्कर कर रहा है। अब टक्कर जब कर रहा है तो पहला केस हम केस 1 ले लेते हैं। अब यहां पे टक्कर हुआ, टक्कर से जस्ट पहले इसके पास वेलोसिटी थी v0 और टक्कर के बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये जस्ट बिफोर कोलिजन था, ये ले लेते हैं जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो टक्कर के बाद क्या हो रहा है दोस्त, इसकी v सेंटर ऑफ मास आ गई कुछ वेलोसिटी और इसके पास कुछ एक ओमेगा आ गया और ये जो बॉल था उसके पास कोई वेलोसिटी v1 आ गई, ये मान लिया हमने। ठीक है, ये मान लिया कि v1 वेलोसिटी आ गई टक्कर के बाद। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या इस पूरे को अगर सिस्टम कंसीडर कर लिया जाए तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है भाई, नहीं है, बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो ऐसे सिस्टम में लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से अपने पास क्या हो जाएगा, mv0 इज इक्वल टू m, ये v1, ठीक है, और ये पूरे का भी मास m ही है, प्लस m vCOM। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, क्या कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क है? नहीं है भाई, दोनों यहीं पे टक्कर कर रहे हैं, फोर्स यहीं लग रहा है। किसी भी पॉइंट पे जाओगे, दोनों को सिस्टम ले लोगे तो किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। तो देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, यू कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ, ये तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, फिर देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऐसे ही नहीं लिखना चाहिए, किस पॉइंट के अबाउट। तो मान लो कि मैं इसके अबाउट लिख रहा हूं, अबाउट सी कर देता हूं, सेंटर ऑफ राउट अबाउट सी। क्या किसी और पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है? बिल्कुल कंजर्व है, सारे पॉइंट के अबाउट कंजर्व है। बॉडी पे जब नेट फोर्स जीरो हो सिस्टम पे तो किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो मैंने एक कन्वीनियंट पॉइंट सी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड ले रखा है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L/4 mv0 प्लस के कैप में आया, तो L/4 mv0 प्लस के कैप आया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, L/4 mv1, L/4 mv1 के कैप, ये आया। बाद में जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, और रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, रॉड का एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, किसी बॉडी का क्या होता है, R क्रॉस mv सेंटर ऑफ मास प्लस I सेंटर ऑफ मास ओमेगा होता है। लेकिन यहां पे रॉड का मैं एंगुलर मोमेंटम उसी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहा हूं। ठीक है, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, R क्रॉस mv सेंटर ऑफ मास होता है,
लेकिन मैं किसके अबाउट लिख रहा हूं, इसी के अबाउट लिख रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बस आई सेंटर ऑफ मास जो कि हो जाएगा ml²/12 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई ऐसा पॉइंट रहता कि नहीं सर सी के अबाउट नहीं लिखते हैं, ये कॉमन सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, ओ इसके अबाउट लिखते हैं, तो कॉमन सेंटर ऑफ मास की दूरी यहां से कितनी हो जाएगी, यहां से होती L/8, यहां से होता L/8, ये होता। तब अगर देखो ये एक्सप्रेशन तो मैंने लिखा है रॉड के सेंटर, अगर मैं कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखता, ठीक है, मान लो कि दोनों के कॉमन सेंटर ऑफ मास चिपक नहीं रहा है, लेकिन जस्ट कोलिजन से पहले मैंने कोई और पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूं, ठीक है, या मैं इसके अबाउट लिख लेता हूं, किसी के भी अबाउट लिख सकते हो, एंड वाले के अबाउट भी लिख सकते हो, ठीक है, कहीं के भी अबाउट लिख सकते हो। तो अगर वैसे में लिखा रहता तो क्या लिखता, L/8 mv0 k कैप, ठीक है, यहां पे लिखते तो L/8 mv1 k कैप, और यहां पे जब लिखते तब आपके पास R क्रॉस mv सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ता। तो अब आपके पास जो C पॉइंट है, O पॉइंट है, वो यहां है, और यहां से ये इनटू द प्लेन आ जाता, और यहां पे आता L/8 mvcom, m सेम लिखेंगे, माइनस के कैप आ जाता। देखिए, क्योंकि आपने बीच वाला पॉइंट लिया, सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है, L क्रॉस mv सेंटर ऑफ मास इनटू द प्लेन हो जाता, ठीक है, तो यहां माइनस आ जाता, प्लस आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा, यानी ml²/12 ओमेगा के कैप। अब देखते हैं एक बार कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ रहा था ऊपर में और नीचे में दूसरे पॉइंट के अबाउट लिखे। ये वाला टर्म तो सर वही है, ये वाला, ये तो यही है। अच्छा, क्या फर्क पड़ गया भाई, फर्क ये पड़ गया, यहां माइनस के कैप है, इधर ले आओ, ये इसको इधर ले आओ, ये जुड़ा, माइनस के कैप प्लस के कैप हो गया, L/8 L/8 प्लस L/8 mv0, ये बदल गया क्या, एक सेकंड मेरे को चेक करने दीजिए। L/4 mv0, अगर मैं कॉमन सेंटर ऑफ मास के वर्ड लिख रहा हूं तो R क्रॉस mv0, यहां पे आया L/8 mv0 k कैप, ठीक है, और L/8 mv1 k कैप, ठीक है, प्लस R क्रॉस mv सेंटर ऑफ मास, R क्रॉस mv सेंटर ऑफ मास अगर मैं देखता हूं तो यहां से अगर मैं आऊं तो ये ऊपर चला गया। अच्छा, यहां पे जो ये है ये VCOM है, ये तो VCOM है ना, ये VCOM है, इसको सीधे इससे माइनस तो नहीं कर सकते हैं, ये तो वो वाली बात है ना, ये V0 से तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा। अच्छा ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा था कि इसको मैं इधर लेकर के चले जाऊंगा और V0 से माइनस हो जाएगा, लेकिन ये V0 से माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये इसका वेलोसिटी है, ये इस पॉइंट, ये V0 नहीं है, V0 नहीं है तो सीधे माइनस नहीं होगा, तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आ रहा था, तो इसलिए वहां चैलेंजेज हो रहा था, तो इसलिए वो नहीं करते हैं। अच्छा, अगर एक बार करके देख लेते हैं कि दोनों से सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, सेम आने के लिए फिर सॉल्व करना पड़ जाएगा। एक और मान लीजिए कि यहां पे एक इक्वेशन आ गया VCOM, एक इक्वेशन तो ये आ गया, तो अपने पास क्या क्या अननोन है, एक ये अननोन है, एक ये अननोन है, और एक ये अननोन है, ठीक है, ओमेगा अननोन है। तो अपने पास हमने लोगों ने दो इक्वेशन लिखा है, एक बार मैंने एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन O के अबाउट लिखा, और एक बार हमने एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन एक बार C के अबाउट लिखा है, दिस इज अबाउट C एंड दिस इज अबाउट O, दिस इज अबाउट O। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं, सब कोई ध्यान से देखिएगा। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन अबाउट C लिख रहे हैं, पहले इस पॉइंट के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हुई, L/4 नीचे था तो L/4 नीचे क्रॉस mv0, ऊपर के कैप में आया L/4 mv0 के कैप, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये हुआ। बाद में ये यही लाइन पे है, उतनी ही दूरी पे है, L/4 पे है, तो L/4 mv1 के कैप ये यहां पे आया। अब रॉड का, तो रॉड जो है कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में है, किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होता है, RCOM क्रॉस mvCOM प्लस आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा। तो RCOM क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि रॉड के ही सेंटर के मास के अबाउट लिख रहे हैं, तो ICOM ओमेगा बस आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं कोई और पॉइंट सेंटर ऑफ मास रॉड नहीं, कोई और इन दोनों के बीच का पॉइंट ले लेता हूं L/8 पे, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया L/8 mv0 के कैप, दूसरे बार में L/8 mv1 के कैप,
और यहां पे जब अब रॉड के लिख रहे हैं तो रॉड में ये पॉइंट हो गया, यहां से इसकी दूरी L/8 हो गई ऊपर, ठीक है। अब ये इधर जा रहा है तो L/8 क्रॉस m v सेंटर ऑफ मास इनटू द प्लेन हो गया, माइनस k कैप में आ गया, एंड I सेंटर ऑफ मास ओमेगा, I सेंटर ऑफ मास रोटेट तो ऐसे कर रहा है तो वो k कैप हो गया। कंफ्यूजन कहां आ रहा था, मैं इसको सीधे लेके इधर जा रहा था और माइनस करके L/4 कर दे रहा था, तो मैंने देखा कि ये तो ये है लेकिन यहाँ L/8 है, यहाँ L/4 है, तो मैच नहीं कर रहा है, नहीं ले जा सकते क्योंकि ये VCOM है, ये V0 है, अलग अलग है। तो दो इक्वेशन अपन लोगों ने बना लिया है, वी हैव फॉर्म टू इक्वेशंस, ठीक है। अब तीसरा एक और इक्वेशन की जरूरत होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, जिस पॉइंट पे टक्कर हो रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, v सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा L/4, v सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा L/4, ये हो गया इस पॉइंट जहां पे टक्कर हो रही है उसकी वेलोसिटी, v सेंटर ऑफ मास आगे, ओमेगा L/4 इधर, माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हो गया, अपॉन अप्रोच वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू e। अब ये e जो भी आएगा वो लिख देंगे हम, e अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, e अगर 1/2 है तो वो लिख देंगे। तो ये हो गया अपना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रॉड एंड ये बॉल कोलिजन। इसका एक और अच्छा केस आता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब अपने पास हिंज्ड है सिस्टम, यहां पे लेट से हिंज्ड है, ये हिंज्ड है, ये वाला सिस्टम, ठीक है, मान लीजिए ये हिंज्ड है और यहां ये इसके सेंटर पे टक्कर हो रहा है, मास m है, इसका भी मास m ही ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, और यहां पे ये टक्कर हो रहा है इसके सेंटर पे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, नहीं, यहां पे हिंज पे फोर्स आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, वी कैन नॉट कंजर्व लीनियर मोमेंटम ड्यू टू हिंज फोर्स, ड्यू टू हिंज फोर्स वी कैन नॉट कंजर्व लीनियर मोमेंटम, हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हिंज फोर्स के कारण हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। अब क्या देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, देखो यहां पे फोर्स आएगा, यहां फोर्स आएगा, हिंज पे फोर्स है, तो अगर हम टॉर्क अबाउट हिंज लिखे तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड ओनली अबाउट हिंज, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड ओनली अबाउट हिंज। तो अब लिखते हैं हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो ये जो है L/2 दूरी है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी अगर v0 थी इनिशियली तो L/2 m v0 और ऐसे करके जा रहा है तो k कैप आ गया, तो k कैप लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है या कोलिजन के बाद, मान लो कि कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ v1 आ गई है और रॉड जो है कुछ ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर v1 से वो घूम रहा है तो L/2 m v1 k कैप ये हो गया, प्लस I रॉड का एंगुलर मोमेंटम तो बस इसी के अबाउट अब आएगा, ठीक है, इसी के अबाउट आएगा, तो I लिख देते हैं mL²/3 ओमेगा। अब बोलोगे सर आपने तो सिखाया था R क्रॉस mv सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा लिखने, ठीक है, ये लिखने सिखाया था, लेकिन आपने तो लिख दिया I हिंज इनटू ओमेगा, तो ये जो है ये कुछ नहीं है, ये यही है R क्रॉस mv सेंटर ऑफ मास प्लस I सेंटर ऑफ मास ओमेगा, यही है, ये यही है। अभी इसको आप मैं लिख करके दिखा दूं कि ये कैसे वही है, मैं दिखा देता हूं। देखिए R को क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा क्या L/2 m VCOM लिख दिए, ठीक है, R क्रॉस m VCOM जो है k कैप में ही आया, प्लस I सेंटर ऑफ मास, रॉड का क्या है, I सेंटर ऑफ मास को लिखो mL²/12 और ओमेगा इंटू ओमेगा। अब देखो V सेंटर ऑफ मास को क्या लिखोगे, V सेंटर ऑफ मास को लिखोगे ओमेगा L/2, तो L/2 m ओमेगा L/2, ठीक है, प्लस mL²/12 इंटू ओमेगा। तो अब आप कॉमन ले लो mL²
बाई 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ml² बाई 4 कॉमन ले लिए, तो यहां पे क्या बच गया, ओमेगा प्लस ओमेगा बाई 3। तो ये क्या हुआ, 3 + 4, तो ये क्या हो गया, ml² बाई 4 इंटू 4 ओमेगा बाई 3। देख लो 4 4 कर गया, ml² बाई 3 इंटू ओमेगा। देखिए वही एक्सप्रेशन आया। तो आप अगर r क्रॉस mv सेंटर ऑफ मास प्लस i सेंटर ऑफ मास ओमेगा लिखते हो, और अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो i उस एक्सिस के अबाउट इंटू ओमेगा भी लिख सकते हो। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज लिख सकते हैं, वो एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया कि एंगुलर मोमेंटम हम हिंज के अबाउट कंजर्व कर सकते हैं, तो वो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब आपके पास अगर मान लीजिए जैसे ये वाला केस लिखा है जिसमें वो बाद में v1 वेलोसिटी से जाने लगा है, तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू l/2 माइनस v1 अपॉन v0 इज इक्वल टू e। तो ये दो इक्वेशंस हो गए, ये एक पहला एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का और एक दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग जो भी चीज निकालना है हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एक केस हो सकता है जिसमें चिपक जाएगा तो ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, तो एक ही इक्वेशन से बन जाएगा। तो ये सारी चीज हम लोगों ने कर लिया। अब हम एक लास्ट चीज जो रोटेशन का करना बचा हुआ है वो है टॉपलिंग। तो हम लोग टॉपलिंग सीखते हैं कि टॉपलिंग क्या होता है, ठीक है। तो कुछ है तो नहीं, फिर अनफॉर्चुनेटली बोतल को देखना, अगर घर में कोई बोतल हो, पानी का बोतल हो, उसके नेक को पुश करके देखना ऐसे करके, और कोशिश करना कि वो गिरे नहीं, वो स्लाइड हो। आप नहीं कर पाओगे, फिर आप क्या करोगे, आपको बोला जाएगा कि आपको जो मन है वो करो, धक्का दे करके इसको स्लाइड करवाओ, गिरवाओ नहीं। तो आप देखना, आप धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लेके आओगे और तब धक्का दोगे। ये करके देखना, बिल्कुल करके देखना, मजा आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आप नेक पे, पानी भरा हुआ है, नेक पे ऐसे पुश करो और स्लाइड करवा के दिखाओ। आपसे स्लाइड नहीं होगा, आपको बोल दिया जाए कि आपको जहां मन हो धक्का दो, ठीक है, जो करने का मन हो कर रहे हो, लेकिन गिरना नहीं चाहिए, बस स्लाइड होना चाहिए। तो आप धीरे धीरे हाथ को नीचे लाओगे और तब करोगे तो हो जाएगा। तो इस फेनोमेनन को हम लोग समझेंगे। तो यहां पे अपना एक ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। इसका ये डायमेंशन जो है इसको हम लोग b कह देते हैं, इस डायमेंशन को हम लोग लेट से इस डायमेंशन को a कह देते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड ले लेते हैं हम लोग। इसमें हमने एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा रखा है, फ्रिक्शन F आया है, ठीक है। यहां mg लग रहा है, यहां L लग रहा है। मैंने पूछा भाई F इज इक्वल टू F है, mg इज इक्वल टू n है, बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में है? बच्चों ने बोला हाँ है, मैंने बोला गलत, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। दिस इज ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दिस इज नॉट रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये बस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो शिफ्ट करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो, अभी अगर तुम इस पॉइंट के देखोगे तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। कैसे? देखो mg और n का टॉर्क, mg का टॉर्क और n का टॉर्क, mg n इक्वल है, इसके अबाउट 0 हो जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट ये p पॉइंट ले लो, इसके अबाउट mg और n का टॉर्क कट के 0 हो जाएगा क्योंकि mg इज इक्वल टू n है। अब फ्रिक्शन का कोई टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि फ्रिक्शन इस पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन इसका टॉर्क आएगा और ये इसको पलट देगा। तो बचाने के लिए क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा। नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट, कितना शिफ्ट होगा? मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के बाहर नहीं जा सकता, यहां चला जाएगा, यहां तक चला गया। तो देखो ये वाला इक्वेशन तो अभी भी हेल्ड कर रहा है, लेकिन अब क्या होगा, अब हो सकता है टॉपलिंग ना हो। क्रिटिकल केस में क्या हो जाएगा, F इंटू बी, सॉरी ये B इंटू F लिखना चाहिए क्योंकि R क्रॉस F होता है, तो B इंटू F, ये हो गया इसका टॉर्क। और F का कोई टॉर्क नहीं है, नॉर्मल का कोई टॉर्क नहीं है, इज इक्वल टू mg इंटू ये दूरी कितनी हो गई, a/2,
a/2, ठीक है। तो टॉपलिंग जस्ट अगर f इससे बड़ा हुआ तो टॉपलिंग हो जाएगा भाई, ध्यान देना, mg a/2b। इससे अगर f बड़ा हो गया तो टॉपलिंग शुरू हो जाएगा, टॉपल कर जाएगा। अब सवाल आता है कि भैया पहले टॉपलिंग होगा कि पहले स्लिपिंग हो जाएगा? तो मान लो स्लिपिंग कब होगा, जब f इज इक्वल टू एफ, क्रिटिकल केस है, यानी मान लो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 10 न्यूटन और यहां पे फ्रिक्शन ये वैल्यू आई लेट से 8 न्यूटन, ये 8 न्यूटन आई, ये 10 न्यूटन आ रही है। तो अगर f 8 न्यूटन से बड़ा हुआ, 9 न्यूटन हुआ, लेट से f जो है f हो गया 9 न्यूटन, ठीक है, तो क्या होगा, टॉपलिंग हो जाएगा। अभी स्लिपिंग शुरू नहीं हुआ है, तो स्लिपिंग होने से पहले टॉपलिंग हो गया। अगर ये है, अगर मान लो ये ना हो करके ये 11 न्यूटन है और हमने फोर्स लगा दिया 10.5 न्यूटन, F इज इक्वल टू 10.5 न्यूटन, यानी स्लिपिंग को एक्सटेंड कर दिए, यानी स्लिपिंग शुरू हो गया, टॉपलिंग नहीं हुआ है। तो इस पे भी काफी सवाल आते हैं, इसको आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग थॉरोली, ठीक है। काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग चीजें रही हैं। तो अब हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं। यहां पे हम लोग देखते हैं, सवाल आते हैं पहला, ए रॉड ऑफ मास m लेंथ l is hinged at one of its end A as shown in figure. A force F is applied at the distance x from end A. The acceleration of the center of mass A varies with x. तो देखते हैं, यहां पे फोर्स लगाए हम, ठीक है, रॉड का मास कुछ m है, तो यहां पे फोर्स लगाए और x, तो x इंटू एफ हो गया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो I हो गया ml²/3 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो रहा है 3xf/ml²। अल्फा की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, अल्फा ये आ रहा है। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू l/2। अब देखिए अल्फा x के प्रोपोर्शनल है, तो और बाकी सारे टर्म कांस्टेंट हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x के साथ लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। अब अपने पास है कि यहां पे एक बॉडी है मास m का, लेंथ l का, और यहां पे भी एक मास m अटैच किया गया है। पूछा गया है कि मिनिमम स्पीड इसको कितना देना चाहिए कि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये कंप्लीट कर ले। तो भाई इसको अपने को, ये जो है ये हिंज है, यहां आए ऐसे ऐसे, इसको हम डेटम बोल दिए, इसको हम डेटम बोल दिए। अपने को फाइनली कहां तक पहुंच जाना है यार, अपने को यहां तक पहुंच जाना है भाई, अपने को ऐसा पहुंच जाना है। अगर हम यहां पहुंच गए विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी तो ये अपने आप सर्कल घूम लेगा। तो इसको डेटम बनाए, तो अभी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mg/l/2, रॉड l/2 हाइट पे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है। अगर मान लो कि मैंने कुछ ओमेगा दिया है, ठीक है, ओमेगा दे रखा है, इसको ओमेगा दिया अभी, तो रॉड के पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, ml²/3 हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। अच्छा, इसके पास क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई ml², ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ऐसे। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी रॉड का लिख लिया, इसका कुछ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी रॉड का लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी इस बॉल का लिख दिया। ये इनिशियल सिस्टम की एनर्जी हो गई। अब मैक्सिमम हाइट पे जब गए, मैक्सिमम हाइट पे जब गए तो अपने पास मैक्सिमम हाइट पे अपने पास रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, एक तो रॉड की पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहां से, इसका सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, तो ये पहले mg/l/2 था, तो mg3l/2 हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बॉल की पोटेंशियल एनर्जी देखिए जीरो था, mg2l हो गया प्लस mg2l हो गया। काइनेटिक एनर्जी है कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू जो है मेरे को याद आ रही है √9 आती है, दैट्स 3 कम्स आउट टू बी 3। अब यहाँ पे रॉड का लेंथ जो है 5 दिया हुआ है, तो बॉटम मोस्ट की वेलोसिटी, जो बॉल की वेलोसिटी दिया गया है वो 3 × 5, यही पूछा गया होगा बॉल की वेलोसिटी, द मिनिमम स्पीड गिवन टू द पार्टिकल। तो बॉल की स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल, दैट इज 3 × 5, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये बन गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही। अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
अगला सवाल क्या है, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ l इज हिंज्ड अबाउट वन एंड and can freely rotate in a vertical plane. The angular velocity of the rod when it falls from position P to P prime, P से P prime through an angle alpha. तो कोई बात नहीं है, यहां पे जब ये गिरता है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, ये लेंथ L/2 है दोस्त, ठीक है, और ये जो है ये हो जाएगा L/2 cos अल्फा, और इनिशियल सेंटर ऑफ मास कहां था, L/2 पे था, L/2 पे था। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या हुआ, mg L/2 माइनस mg L/2 cos अल्फा इज इक्वल टू व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम वेव। तो आपको क्या निकालना है, द एंगुलर वेलोसिटी हाफ I दैट इज ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर, यही है। तो mg L/2 कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 6 ओमेगा स्क्वायर। 1 माइनस कॉस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। तो देख के तो यही हो रहा है, आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा, इसको आपको ओमेगा निकालना, ये आ जाएगा, अल्फा बाई 2 इसी में है, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A wheel of radius r is equal to 0 are rolling without slipping on a horizontal surface as shown in figure. The center of wheel moves with a speed √3 the speed of the point P with respect to ground. तो ये सेंटर ऑफ मास, सॉरी, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो ऐसे हो गई VCOM, ठीक है, और ये हो गए, ये है भाई 90 डिग्री, ठीक है, और अपन अगर अच्छा मैंने गलत बना दिया था, वही तो मैं सोचूं, ये एंगल होगा 60, ठीक है, ये है 30, ये है 60, ये है 60, तो ये भी ओमेगा आर हुआ और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी VCOM के बराबर हो गया और 60। तो अब ये हो जाएगा ना v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस 60, इसका रूट करना है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P के लिए, तो ये आ गया 2v स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस 60, इसका रूट, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 30, ये रूट में आ जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v cos 30 इज √3/2 √3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी 3 दिया हुआ है, तो 3 मीटर पर सेकेंड आ गया आपके पास। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो रिंग ऑफ मास m, रिंग है मास m का, इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विथ लीनियर वेलोसिटी v, ठीक है, as shown in figure. A rod of identical mass m is fixed along one of its diameter. The total kinetic energy of the system. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अब जो है रिंग की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ mv स्क्वायर, और रिंग का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ I जो है, ये लेंथ को अगर मैं R कह दूं, ये लेंथ को अगर मैं R कह दूं, तो m R स्क्वायर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को मैं V/R का स्क्वायर लिख दूं, तो ये रिंग की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब रॉड का काइनेटिक एनर्जी, तो रॉड का तो भैया सेंटर ऑफ मास की तो वेलोसिटी वही होगी हाफ mv स्क्वायर, और रॉड का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I सेंटर ऑफ मास यानी ml स्क्वायर। l क्या हो जाएगा भाई 2r ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है, एंड ओमेगा इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब ये हो गई, ये है तुम्हारा रिंग का टोटल काइनेटिक एनर्जी, रिंग, और ये है रॉड का टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल, ये ट्रांसलेशनल, ये रोटेशनल, ये ट्रांसलेशनल। तो अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हाफ mv स्क्वायर प्लस r स्क्वायर जाएगा
तो यहाँ फिर हाफ एम वी स्क्वायर, वहां फिर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो और यहाँ पे देखते हैं तो आर स्क्वायर गया 4, 4 और 3 2 6, तो प्लस एम वी स्क्वायर, ये तो है आर स्क्वायर गिर गया 4 3 ये 6। देखता हूं, आई होप आई हैव नॉट मेड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स। तो ये हो गया 3/2 एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई 6। तो एलसीएम लेते हैं तो 6 हो गया और ये हो गया 3 9 एम वी स्क्वायर 10 एम वी स्क्वायर बाई 6 यानी 5/3 एम वी स्क्वायर, 5/3 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब अगला सवाल अपने पास आता है, a solid sphere of mass m is lying at rest on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between the ground and the sphere is mu s. A horizontal force F is applied at the center. The maximum value of F so that the sphere does not slip. तो स्फीयर डज नॉट स्लिप यानी फ्रिक्शन ऐसे पीछे आ गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन आ जाएगा F माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और एक आ जाएगा R इंटू एफ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अब I जो है सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा। अब अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो A इज इक्वल टू अल्फा आर है, ठीक है। तो आर आर गया तो F इज इक्वल टू 2/5 एम अल्फा इज इक्वल टू A बाई आर लिख देता हूं तो एक और H R चला जाएगा, 2/5 एम ए हो जाएगा, ठीक है। अब जो है बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो फ्रिक्शन को क्रिटिकल लेते लेते हैं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी ले लेते हैं, म्यू एस एम जी, ठीक है। तो म्यू एस एम जी, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू अपने को क्या निकालना था, एफ की मैक्सिमम वैल्यू ना, तो ए इससे निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 5F/2m। अब हम ये सारे चीज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहले इक्वेशन में, फर्स्ट में। तो F माइनस म्यू एम जी, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू 5F 5/2m इंटू म्यू एस एम जी, ठीक है। तो एक एम गया, एम जी एम नहीं एम जी नहीं कटेगा, एम गया तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू एम जी प्लस 5/2 म्यू एस एम जी, 5/2 है तो एलसीएम ले लें तो 7/2 म्यू एस एम जी। ये हो गया आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया, क्रिटिकल केस सॉल्व किया है कि अपन ने क्या किया, प्योर रोलिंग का कंडीशन ये लगा दिया ना कि कोई स्लिपिंग नहीं है, ए इज इक्वल टू अल्फा आर, और उससे देख लिया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ले ली ताकि एफ भी मैक्सिमाइज कर जाए। फ्रिक्शन जब मैक्सिमम होगा तभी एफ मैक्सिमम होगा, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये एक सवाल आया है, काफी अच्छा सा सवाल है, इसको देखते हैं। बड़ा मजेदार सा सवाल है। देखो क्या होगा यहाँ पे, इन द फिगर सोन a ring A is rolling without sliding with a velocity v on a horizontal surface of the body, ठीक है, B, body B पे, ठीक है, of same mass as A. All the surfaces are smooth, ठीक है। B has no initial velocity, B के पास कोई initial velocity नहीं है. What will be the maximum height from initial position reached by A on B? मान लो कि मैं तो कह रहा हूं कि ये जो है ये ऊपर उठ करके चला जाता है और ये कहीं मतलब उठ के ऐसे यहां से ऐसे करके जाता है और ऐसे जाता है, यहाँ आता है, ये यहाँ आ जाता है। अब यहाँ आ जाएगा तो ये भी जो है वेज भी यहाँ आ गया होगा, वेज भी ऐसे आ गया होगा। अब ये क्यों आ गया होगा मैं बताता हूँ। जब यहाँ पे कांटेक्ट छूट रहा होगा ना तो दोनों के पास हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट पे कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम होती है। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये है, ठीक है, तो इसके पास एक Vx है, ठीक है। उसी समय ये जो वेज है इसके पास एक Vx है, दोनों के पास Vx सेम है, ठीक है। और इसका जो ओमेगा था वो कभी बदलेगा ही नहीं, कहीं फ्रिक्शन ही नहीं था तो उसकी ओमेगा बदली ही नहीं। तो आपके पास जो ये जो
यहां से जो जो हाइट अटेंड किया उसी में लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है, ठीक है, वही लॉस ऑफ एनर्जी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। बाद में बाय लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो एम वी इज इक्वल टू 2m vx, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई x में, तो 2m vx ये गया, तो vx इज इक्वल टू v/2 हो जाएगा। तो दोनों की बॉडी vx जो है वो v/2 है, समझे। तो अब आपके पास जो ये है हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियली ये थी, ठीक है, और प्लस इनिशियली क्या है आपके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। तो यहां पे इसके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यहां भी है, ठीक है। तो कौन सा एनर्जी लॉस हुआ है, ठीक है, ये वाला तो यहां है, यहां भी है, ठीक है। तो फाइनल में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। तो लॉस क्या हुआ है, मतलब कि ये वाले पार्ट में से ही लॉस हुआ है, क्योंकि ये वाला तो रोटेशनल वाला तो इनिशियल और फाइनल सेम ही रहा। तो हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियली जो ट्रांसलेशनल था उसका हाफ एम वी एक्स क्या है v/2 का स्क्वायर, लेकिन ये दो बार होगा। क्यों दो बार होगा, क्योंकि इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आ गई हॉरिजॉन्टल में, इसके पास भी आ गई, तो इंटू 2 ये पार्ट लॉस हुआ होगा। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये तो इनिशियली था और फाइनली भी जब मैक्सिमम हाइट में यहां पहुंच गया तो भी ये घूम तो रहा ही होगा, क्योंकि कोई टॉर्क लगा ही नहीं था। तो मैं देखता हूं कि कितना आता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ये तो कट जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बाई 4 आया, तो लॉस हो गया एम वी स्क्वायर बाई 4। तो दिस इज द लॉस एंड दिस शुड गिव अस द पोटेंशियल एनर्जी। तो एम वी स्क्वायर बाई 4 जो है वो लॉस हुआ, दैट शुड गिव अस एम जी एच। तो एम एम गया, तो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 4 जी, वी स्क्वायर बाई 4 जी बी। So I hope this was it. We are done. I hope you people enjoyed it thoroughly. ठीक है, काफी कुछ बताया है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्लास है ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो इसको मतलब कि ये है कि आपने अपने नोट्स को रिवाइज किया, आपने अच्छे से पढ़ लिया है और आप एक क्लास में बैठे, ताकि आपका एकदम ऐसे ऐसे हो गया, चैप्टर पूरा एकदम अच्छे से हो गया। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते हो कि इतनी सारी चीजें हैं, आपने कभी की ही नहीं, रोटेशन कभी पढ़ा ही नहीं, और आप अगर इसको देखोगे तो इससे हो जाएगा। नहीं, आपको हम ये मान करके ये रिवीजन क्लासेस बनाए हैं कि आपने 11th में पढ़ा है वीएमसी में अच्छे से, आपको वीएमसी के टीचर्स ने खूब अच्छे से पढ़ाया है, और उसके बाद आप ये रिवीजन क्लासेस कर रहे हो जिसमें आपको थॉरोली सब कुछ समझ में आ रहा है। मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है एनर्जी कंजर्वेशन से लिए हैं, क्योंकि इस बार जेई मेन में काफी सवाल 2025 में जेई मेन में काफी सवाल जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आ गए। हम लोगों ने कुछ डायनेमिक्स के भी सवाल लिए, प्योर रोलिंग समझाया, ठीक है। जनरली आईसीआर से सवाल नहीं थे, तो आईसीआर बस मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो आई होप यू पीपल वुड हैव एंजॉयड इट थॉरोली। ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।